मेरा क्रांतिकारी सलाम। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे तेलुगु नहीं आती है, तो मैं बात हिंदी में रखूँगा। अभी हम लोग मैं दिल्ली से आया हूँ कॉमरेड्स, और हम लोगों ने सिलगेर के साथी जो मौजूद हैं, उन्हीं की संघर्ष और जो तमाम कैंप विरोधी संघर्ष चल रहे हैं सिलगेर में, और या जितने भी कॉरपोरेट लूट के विरोध में आंदोलन चल रहे हैं माइनिंग्स के खिलाफ, उनको देखते हुए हमने दिल्ली के अंदर मंच बनाया, फोरम अगेंस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन। तो हम अभी यहाँ पे फासिज्म के कंटेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, तो उसी टाइम पे जब हम देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज में, शहरों में मिडिल क्लास का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है या जो जनरल डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है, उस पर जब रिप्रेशन होता है, उस पर जब दमन होता है, तो जिसको मीडिया भी कवर करती है, जिसपे एक चर्चा होती है, उसके अलावा एक और तरीके का संघर्ष जहां पे जंगलों में, जहां पे बहुत मिनरल रिसोर्सेज हैं, वहां पे भी चल रहा है, लेकिन उन संघर्षों को कोई सुनने वाला नहीं है। ये संघर्ष, एक तरफ जो संघर्ष जो अपरेंटली कवर हो रहा है और जहां पे डेमोक्रेटिक राइट्स को हम असर्ट करते हैं, दूसरी जगह पे हम जहां पे जंगलों में देखते हैं कि तमाम पेशा कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल 5 के होने के, प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी वहां पे किसी भी तरीके का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और किसी भी तरीके का कोई डेमोक्रेटिक राइट्स कानून की तरफ से मिला नहीं हुआ है। जो भी डेमोक्रेटिक राइट जनता वहां पे ले पा रही है, वो अपने संघर्ष से ही छीन रही है। इन्हीं संघर्षों के चलते, जिस तरीके से ये संघर्ष तीखे हो रहे हैं, उसी संघर्ष के चलते चलते स्टेट का जो रिप्रेसिव नेचर है वो और ज्यादा तीखा और ज्यादा खुल के सामने आ रहा है। ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फासिज्म, जिसको हम आज थियराइज करते हैं, जिसपे आज हम बोल रहे हैं, अलग अलग इलाकों में लड़ रहे हैं, वो उसका और उसके पीछे का जो फोर्स है, जो इंपीरियलिज्म और इंडिया का बिग कॉर्पोरेट्स का जो गठजोड़ के साथ जो ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फासिज्म को बढ़ावा दे रहा है अपना लूट बढ़ाने के लिए, उसका बहुत खुला तस्वीर बस्तर जैसे इलाकों में, चाहे बस्तर हो, चाहे झारखंड और बिहार का बॉर्डर का इलाका हो, चाहे गढ़चिरौली महाराष्ट्र का इलाका हो, आंध्रा तेलंगाना, आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर का इलाका हो, उड़ीसा में माली पर्वत, न्यानगिरी, ढिंकिया या सीजी माली अभी चल रहा है, उन सब इलाके हों, यहाँ सब जगह पे जिस तरीके से बड़े लेवल पे जन आंदोलन निकल के आ रहे हैं, इन जन आंदोलनों को दबाने के लिए उसी स्तर पे स्टेट रिप्रेशन भी कर रहा है। अभी इन जन आंदोलनों को, ये जन आंदोलन हो रहे हैं ये बोलते हुए कि हमारा जो ग्राम सभा की अनुमति के बिना हमारी जमीनों को छीना जा रहा है, हमारे जमीनों को छीन के माइनिंग की जा रही है और उसमें जनता का कोई श्रेय नहीं। तो स्टेट इसको एक डेवलपमेंट मॉडल की तरह प्रेजेंट करता है कि एक डेवलपमेंट मॉडल है। तो यहाँ पे लूट के साथ साथ एक आइडिया ऑफ डेवलपमेंट का भी संघर्ष है। एक तरफ है जनता का डेवलपमेंट मॉडल, जो कि बोलता है कि हम खुद अपना डेवलपमेंट, अपना परिचालन करेंगे, अपना समाज को आगे बढ़ाएंगे, और एक तरफ है इंपीरियलिज्म का इम्पोज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि कॉर्पोरेट्स के इंटरेस्ट में। जब इसके खिलाफ संघर्ष हो रहा है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से स्टेट ने रिप्रेशन किया। अब वो रिप्रेशन जो है वो हिस्टोरिकली ट्रेस भी होता है अलग अलग जगहों पे एक्सपीरियंसेस लेके। जिस तरीके से साल्वाजुदुम का एग्जांपल हम देखते हैं, तो साल्वाजुदुम जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, जिसका ये जाहिर हुआ कि 644 गांव जला दिए गए, हजारों से ज्यादा लोगों को मारा गया, रेप किया गया, 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए। वो साल्वाजुदुम का मॉडल आ कहां से रहा? मलया में सीआईए ने कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी को दबाने के लिए इस तरीके का विजिलेंटे मिलिशिया, एक गुंडा गिरोह पैदा किया कॉन्ट्रा के नाम से। वो मॉडल को वहां पे निकरागुआ में उस मॉडल को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया। सिमिलरली लोगों को कैंप्स में भरना, जो साल्वाजुदुम के टाइम पे हुआ, जागरगुंडा के कैंप्स में भरना या अलग अलग जगह के कैंप्स में भरना,
ये भी स्ट्रेटेजिक हेमलेटिंग का जो मॉडल है ये मलाया से आया। तो हम इसमें जो इंडियन स्टेट का जो अमेरिकी साम्राज्यवाद से जो गठजोड़ है और जो सीख ले रहा है उसको भी बहुत क्लियरली देख पाते हैं। और ये हिस्टोरिकल पैटर्न्स बार बार रिपीट भी हो रहा है। अभी के कंटेक्स्ट में चाहे वो सालावतुम के बाद ऑपरेशन ग्रीन हंट आया हो, जिसने बड़े स्केल पे ऑपरेशन चलाए, बहुत सारे लोगों को फर्जी मुठभेड़ों में मारा, जनता के स्ट्रगल से और जो जनता के समर्थन में खड़े होने वाला जो सब तबका है, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव, पेट्रियोटिक सेक्शन है जो समाज का, उसके संघर्ष के चलते ऑपरेशन ग्रीन हंट को रोकना पड़ा। तमाम साथी जो आज हमारे जेलों में बंद हैं, चाहे वो भीमा कोरेगांव के अंदर जो साथी जेलों में बंद हो, विरासम के साथी वरवर राव जो जेल में बंद हैं, या साथी जीएन साहिब बाबा जो जेल में बंद हैं, इन सब के संघर्षों से, जनता के संघर्षों से ऑपरेशन ग्रीन हंट को रोका गया। लेकिन ऑपरेशन ग्रीन हंट के रोकने के बाद 2017 में इंडियन स्टेट एक नया ऑपरेशन लेके आता है। ये ऑपरेशन ग्रीन हंट का ही एक्सटेंशन है, जिसका नाम ऑपरेशन समाधान प्रहार। अभी ऑपरेशन समाधान प्रहार एक पैटर्न और एक्सपेरिमेंट के मॉडल से निकल के आया। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि गढ़चिरौली में सूरजागढ़ पहाड़ी में आयरन ओर का माइनिंग के लिए लॉयड मेटल्स को 2007 में लीज दिया गया। 2007 में लीज मिलने के बाद से वहां पे लॉयड मेटल्स माइनिंग स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि जनता का स्ट्रगल बहुत स्ट्रांग था। तो स्टेट ने 2014 से लेके 2018 तक सूरजागढ़ हिल्स के इर्द गिर्द 8 पैरामिलिट्री कैंप्स बिल्ड किए। उन 8 पैरामिलिट्री कैंप्स को बिल्ड करने के बाद वहां के पूरे मूवमेंट को पूरी तरीके से रिप्रेशन का सामना करना पड़ा और फिर उसके बाद वहां पे माइनिंग स्टार्ट की। तो यही एक्सपेरिमेंटल मॉडल को ऑपरेशन समाधान प्रहार में एक बड़े स्केल पे इंप्लीमेंट किया गया है पॉलिसी के लेवल। बहुत सारे लोगों को, हमको भी बहुत लंबे समय तक ऑपरेशन समाधान प्रहार के बारे में पता नहीं था। 2017 में लॉन्च हुआ, हम 2021 में इसके बारे में बात करना शुरू की। ऑपरेशन समाधान प्रहार है क्या? ये बेसिकली एक मल्टीफोल्ड ऑपरेशन है, जिसमें एक तो है कि इन इलाकों का बड़े स्तर पे सैन्यकरण करना। ऑपरेशन समाधान प्रहार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और इस तरीके के आंध्र, तेलंगाना का बॉर्डर के रीजन में, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के रीजन में जो भी बेसिकली नक्सलाइट मूवमेंट से अफेक्टेड है, फॉरेस्टेड, मिनरल रिच फॉरेस्टेड रीजन्स हैं, यहाँ पे 400 पैरामिलिट्री कैंप्स बनाने का बात है। ये नॉर्मल कैंप्स नहीं है, फोर्टिफाइड, प्रॉपर फोर्टिफाइड पैरामिलिट्री कैंप्स हैं, जिसमें एक कैंप में 200 से 250 पैरामिलिट्री के जवान स्टेशन किए जा रहे हैं। हर 2 से 3 किलोमीटर में, बस्तर में जो साथी बता रहे थे कि 90 कैंप बन गए पिछले 5 सालों में, बस्तर में ऐसी स्थिति है कि हर 3 किलोमीटर पे आपको एक पैरामिलिट्री कैंप दिखता है। और उस पैरामिलिट्री कैंप के विरुद्ध, उस पैरामिलिट्री कैंप के जाल के बीच में इस समय बस्तर के अंदर लगभग 35 से ज्यादा जगहों पे हजारों आदिवासी साथी, हजारों आदिवासी किसान संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा ऑपरेशन समाधान प्रहार का एक तो मिलिटराइजेशन के लिए कैंप्स बनाने के साथ साथ ऑक्सिलरी फोर्सेस, अर्धसैनिक बलों का निर्माण करने का भी एक स्ट्रेटेजी है, जिसमें हम देखते हैं कि सालवादुम को तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बैन कर दिया, लेकिन सालवादुम के जो गुंडे थे, बेसिकली जो सालवादुम के गुंडे थे, उन गुंडों को, एसपीओस को इंडियन स्टेट इस समय बस्तरिया फाइटर्स, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स नाम के ऑक्सिलरी फोर्सेस में, अर्धसैनिक बलों में भर्ती करके एंटी नक्सल ऑपरेशन में उतार रहा है। डिस्पाइट इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के रूलिंग में बोला कि सरेंडर्ड, सो कॉल्ड सरेंडर्ड नक्सलाइट्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता एंटी नक्सल ऑपरेशन। तो ये तो एक जो मिलिटराइजेशन का जो एक वो लाइन चल रही है ऑपरेशन समाधान प्रहार के तहत। इसी में अभी आपने रिसेंटली सुना होगा ऑपरेशन कगार लॉन्च किया है इंडियन स्टेट। ऑपरेशन कगार बेसिकली 3000 फोर्सेस को ओडिशा से अबुझमाड़ के रीजन में मोबिलाइज करने के लिए
भेजा जा रहा है, 3000 फोर्सेस को। अब ये अबुझमाड़ में क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर अबुझमाड़ के अंदर दर्जनों आंदोलन खड़े हुए हैं जो कि कैंपों का और रोडों का विरोध कर रहे हैं। तो इन आंदोलनों को दबाने के लिए, जनता के संघर्षों को दबाने के लिए वहां पे बड़े स्केल पे पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ये है ऑपरेशन समाधान का सिर्फ एक पहलू। ऑपरेशन समाधान का दूसरा पहलू है कि एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में हम बात कर रहे थे, बहुत सारे वक्ता बात कर रहे थे कि फिलिस्तीन में, गाजा में हवाई बमबारी हो। वो हवाई बमबारी में इजरायली स्टेट जो है वो अडानी के साथ मिलके, वहां का इजराइल का एक आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एल्बाइट सिस्टम्स, वो हर्मिस 900 ड्रोन्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इजराइल के द्वारा गाजा पे बमबारी में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन वही अडानी के इंटरेस्ट में इंडियन स्टेट इजराइल से हेरॉन मार्क 2 नाम का ड्रोन खरीदा। $200 मिलियन का डील हुआ इंडियन स्टेट का हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स के लिए, जिसको इस्तेमाल किया गया है बस्तर के अंदर बमबारी करने के लिए। आंध्रा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना बॉर्डर पे पिछले 3 साल के अंदर अप्रैल 2021 से अप्रैल 2023 तक 4 बार हवाई बमबारी हो चुकी है, लेकिन इसके बारे में कहीं बात नहीं आ रही बात। और ये हवाई बमबारी में इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करने के लिए जो हाईटेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो हो रही है एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। अभी एनटीआरओ का गठन अर्ली 2000s में यूएस का जो सिक्योरिटी एजेंसी है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, उसके 10 ऑपरेटिव्स आके एनटीआरओ का गठन करके जाते हैं और वहां एनटीआरओ के डेटा जो प्रोवाइड होता है उसके बेसिस पे एयरफोर्स के पर्सनल्स ऑपरेट करते हैं और हवाई बमबारी करते हैं अपनी जनता के ऊपर। जबकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन स्टेट, कोई भी स्टेट आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन ये खुलेआम हो रहा है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इस पे बात नहीं हो पा रही है, इसको पूरी तरीके से साइलेंस रखा गया है। इसका जो अलग एक और पहलू है वो है पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट, कि जनता को एक तरफ दिखाना कि सब कुछ नॉर्मल है, बस्तर के अंदर विकास हो रहा है। स्टेट बस्तर का पुलिस का इस समय नारा है विकास, विश्वास, सुरक्षा। अभी इस विकास के लिए जो विश्वास जीतने की बात हो रही है और जो सुरक्षा देने की बात हो रही है, इसमें जनता के ऊपर लगातार दमन हो रहा है इस तरीके के सैन्यकरण के साथ। अभी 18 जनवरी को 3 आदिवासी किसानों को नेंद्रा के पास में बेलमगट्टा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुलेआम गोलीबारी में मार दिया। वो आदिवासी क्या कर रहे थे? वो 3 आदिवासी तमाम आदिवासियों के साथ जो 6 महीने की बच्ची को मारा गया है मुतवंडी गांव बीजापुर में, वहां पे उसके विरोध में प्रदर्शन करने जा रहे थे और इन 2-3 को और मार दिया। और स्टेट बोलता है कि ये नक्सलाइट्स के साथ मुठभेड़ थी, माओवादिस्ट पार्टी के साथ ये मुठभेड़ थी। अभी स्टेट इसको ऐसे प्रेजेंट करता है कि जो भी कैजुअलिटी हो रही है वो स्टेट का सक्सेस है नक्सलाइट मूवमेंट के खिलाफ। और दूसरी तरफ पे वो एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट प्रेजेंट करती है कि हमने इतने स्कूल खोल दिए, हमने बहुत सारी सड़कें बना दी। छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 18,000 स्कूलों, बस्तर के 18,000 स्कूलों में से 6,000 स्कूलों में कोई टीचर नहीं है। दर्जनों किलोमीटर तक कोई मेडिकल कैंप नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। और ऐसे में बोला जाता है कि डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है कि आप जो भी आंदोलन हो रहे हैं उन आंदोलन के लीडरशिप को अरेस्ट करें, उन आंदोलनों की लीडरशिप पे फर्जी मुकदमे लगाएं, यूएपीए लगाएं। अभी बस्तर के अंदर 65 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया माओवादी सिंपैथाइजर बोलते हुए। आंध्रा के अंदर, तेलंगाना के अंदर भी पिछले टाइम पे रेड हुई थी। तो इस तरीके की चीजों को करके ये स्टेट चाहते हैं कि ऑपरेशन समाधान प्रहार के बारे में कोई बात ना हो, ताकि एक वॉर विदाउट विटनेस क्रिएट किया जा सके। तो इस लीडरलेस मूवमेंट्स को बचाने के लिए, जो कि
ये मूवमेंट्स को लीडरलेस होने से बचाने के लिए और ऑपरेशन समाधान प्रहार पे एक कैंपेन हो सके, ताकि जो आंदोलन बस्तर के अंदर चल रहे हैं, जो एक नया मॉडल ऑफ मूवमेंट निकल के आया बस्तर के अंदर की दर्जनों जगहों पे हजारों आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं और सारा का सारा लीडरशिप 20 से 25 साल की उम्र में है। ये आंदोलन आगे बढ़े। इन आंदोलनों को आगे बढ़ने के लिए ऑपरेशन समाधान प्रहार का विरोध होना बहुत जरूरी है। और जो सैन्यकरण हो रहा है बस्तर के अंदर, उस सैन्यकरण को रोकने के लिए हम जो शहरों के अंदर जो साथी काम करते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स फील्ड में या छात्रों में या मजदूरों में, किसानों में, उनका इस मुद्दे पे खुल के सामने आना और बात करना बहुत जरूरी है। वरना जो रिप्रेशन अभी हमको बस्तर में होता हुआ दिख रहा है, बहुत दूर की बात नहीं है कि उस तरीके का रिप्रेशन का रिफ्लेक्शन हमारे आंदोलनों पे भी खुल के सामने आना शुरू हो। तो इस तरीके के रिप्रेशन को तोड़ने के लिए, इस तरीके के रिप्रेशन को रोकने के लिए फोरम अगेंस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन की तरफ से मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि वो जहां पे भी काम करते हैं ऑपरेशन समाधान प्रहार के खिलाफ कैंपेन लॉन्च करें, इसके खिलाफ में आवाज उठाना शुरू करें और जनता का जो संघर्ष चल रहा है बस्तर के अंदर या झारखंड के अंदर जो आंदोलन चल रहे हैं, बिहार के रीजन में जो आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों को समर्थन दें और ऑपरेशन समाधान प्रहार को डिफीट करें। ऑपरेशन समाधान प्रहार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।